लो बाबू, सामने देखना सब। बस बाबू, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बस बस, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। अगर आपको याद हो, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ये 4 चीज़ों पे मैंने चर्चा की थी आपके साथ। सबसे पहले वही लिखवाऊंगा। 2 मिनट के लिए सब सामने देखो, सिर्फ 2 मिनट के लिए सब सामने देखो। मैं एक बार रिपीट भी कर रहा हूं बाबू। टॉपिक का नाम है एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इसे प्यार से लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकल भाषा इस एग्रेरियन रिफॉर्म, हम कभी से एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और बाबू, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में बहुत कम है, मुझे बहुत ज़्यादा की बात करनी है इसमें, ठीक है ना जी। सर, एनसीईआरटी में सिर्फ लैंड रिफॉर्म है और उसमें भी सिर्फ इक्का दुक्का हेडिंग, ठीक है ना। मुझे कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स पे भी आपके साथ चर्चा करनी है और जनरल रिफॉर्म्स पे भी। टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स, इन तीनों पे चर्चा करने वाला हूं आपके साथ, और तीनों में कम से कम 4 हेडिंग है। ये दोनों बातें एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ये बात एनसीईआरटी में है। मैं समझा चुका हूं, फिर भी एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। सर, सबसे पहली बात, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये जो 1965 के अराउंड, आप शायद आपने सुना हो कि नहीं भी सुना, नहीं तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन समझते हो किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से। क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? मतलब क्या था? रेवोल्यूशन का मतलब समझते हो? बहुत बड़ा चेंज यार। फिर तो चेंज ही कह लेते, ग्रीन चेंज कह लो। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? रेवोल्यूशन होता है बेटा बहुत वास्ट चेंज को कहना, कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना हो गई थी सिर्फ देखते ही देखते कुछ साल में, ठीक है ना। 1951 में आपने रिफॉर्म स्टार्ट करे और 14 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो 1951 में थी 65 में 3 गुना हो गई। तो ऐसा क्या, कैसे चेंज कर दिए थे आपने जो 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? सर, कुछ चेंजेस थे लैंड रिलेटेड, कुछ थे बेटा टेक्निकल, और कुछ थे जनरल, मतलब अदर रिफॉर्म्स, ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म्स हैं फिर भी आपकी एनसीईआरटी में, ये दोनों बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहली बात है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। बाबू, जिनको 1947 में आप जमींदार बोलते थे, ठीक है ना, और वो इंटरमीडियरीज पर्टिकुलरली नोन एज जमींदार वर एबोलिस्ड, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे। और बेटा जो एक्चुअल ऑनर ऑफ सॉइल थे, जो टिलर ऑफ सॉइल थे, दोबारा से ऑनरशिप राइट उनको ट्रांसफर कर दिए थे गवर्नमेंट ने। ये बात बताई थी ना मैंने आपको। सारे इंटरमीडियरीज खत्म, सारे जमींदार खत्म, ठीक है ना बेटा। जो पहले ओनर थे उन्हीं को दोबारा ओनर बना दिया, जिनको आप फार्मर या टिलर ऑफ सॉइल बोलते हो। अंग्रेजों ने क्या किया था? जो टिलर ऑफ सॉइल थे, मतलब जो एक्चुअल ऑनर थे, उनसे जमीनें छीन छीन के जमींदारों को दे दी थी। ये किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना। और बेटा जो मालिक थे उन्हें टिलर ऑफ सॉइल, फार्मर बना के रख दिया था। यही किया था ना। और बेटा जमींदार क्या करते थे? 60 to 70% ऑफ द क्रॉप खा जाते थे, और बेटा सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया करते थे। ये करते थे ना बेटा। जो आपने एग्रीकल्चर के फीचर पढ़े हैं बेटा, वो बेसिकली लिमिटेशंस थी, है ना। एग्रीकल्चर के फीचर पढ़े थे ना ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 6 की 6 हेडिंग पढ़ लो बेटा। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, ठीक है ना, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। वो फीचर कम, लिमिटेशन ज़्यादा लगती है। सरकार ने A to Z सारी लिमिटेशन खत्म कर दी थी। सबसे पहला काम, सबसे अच्छा काम, इंटरमीडियरीज खत्म, ठीक है ना। जो फार्मर थे वही एक्चुअल ओनर बना दिए गए। सबसे अच्छा काम तो ये किया, ठीक है। सेकेंड वन इज रेगुलेशन ऑन रेंट। बाबू अब फिर भी देखो, एक सिंपल बात है, मैं बोलूं 10 लाख फार्मर फार्मिंग करते थे जमींदारों की लैंड पर, ठीक है ना। उन 10 लाख में से 9 लाख लोग एक्चुअल ऑनर हुआ करते थे, कभी ना कभी ऑनर हुआ करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सबसे जमीन छीन छीन के जमींदारों को दे दी थी। अब सरकार ने क्या करा, उन 9 लाख लोगों को एक्चुअल ऑनर बना दिया। जो पहले थे वही ऑनर बन गए। लेकिन बेटा अभी भी 1 लाख लोग रह गए, जिनके पास पहले भी लैंड नहीं थी, जिनके पास आज भी लैंड नहीं है।
तो उनका क्या, सरकार ने कहा ठीक है आप टिलर ऑफ सॉइल हो, किसी की भी जमीन पर खेती कर सकते हो, एज अ ठेका एज अ नौकरी कर लो, लेकिन साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको सरकार ने एक बात समझा दी कि ये नहीं है कि आप इनसे 60 to 70% ऑफ द क्रॉप ले लोगे एज रेंट, हम रेंट को रेगुलेट कर रहे हैं, रेंट के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा रहे हैं कि रेंट किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और सरकार ने बताया इट इज मैक्सिमम 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। खड़े हो जाओ पीछे मैडम। इट इज मैक्सिमम 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, ठीक है ना जी। रेंट क्रॉप की कीमत से 33% तक लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता। यानी कि पुरानी जमाने की कहानी खत्म, 60 to 70% खा जाया करते थे, वो वाली कहानी खत्म हो गई। तीसरा काम बाबू, सबसे इमर्जिंग, सबसे अच्छा, इससे बढ़िया स्टेप कुछ नहीं लगा मुझे बाबू, लैंड कंसोलिडेशन। आपको याद आएगा बेटा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, याद आई बात, याद आई ना बात ये बाबू। पुराने जमाने में क्या होता था, लैंड होल्डिंग वर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड बोथ, यही दोनों लिमिटेशन थी ना। एक तो छोटे छोटे टुकड़े थे और एक बेटा टूटे बिखरे हुए थे बेटा, कोई 20 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर। और आपको पता ही है क्या करता था किसान, सबसे बड़ा खेत चुन लेता था, उस पे फार्मिंग करता था और बाकी सारी लैंड अनइकोनॉमिक रह जाती थी, उसका कोई यूसेज नहीं हो पाता था। सरकार ने बोला सारे के सारे फार्मर्स सब अपनी अपनी लैंड लिखवाओ, किसकी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। हम क्या करेंगे, लैंड कंसोलिडेशन करेंगे। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लैंड कंसोलिडेशन एक प्रैक्टिस है बेटा। इस प्रैक्टिस में क्या होता है, आपको लैंड एक ही जगह पर दे दी जाती है और सरकार आपकी जो इधर उधर लैंड सारी एक्वायर खुद कर लेती। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, इट सेव्स अ लॉट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। इतनी सारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती थी बेटा, उससे बच जाते थे। देखो क्या होता है, एक बात सिंपल सी है बेटा, अगर आपकी स्मॉल लैंड है तो बेटा आप ट्रैक्टर भी किराए पे नहीं लेते थे। आप सोचते थे इतनी छोटी सी लैंड ट्रैक्टर का क्या करूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। और बाबू इतनी दूर दूर लैंड ट्रैक्टर का इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा मेरा, तो बस एक छोटी सी लैंड पे खेती के लिए मैं ट्रैक्टर नहीं लेना चाहता। अब मैं बोलता हूँ इन तीनों लैंड को इकट्ठा कर दिया सरकार ने एक जगह पे, बाबू बहुत सारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेव होने वाली आपकी। एक तो सारे रॉ मटेरियल बल्क में लोगे तो बल्क में लेने का क्वांटिटी डिस्काउंट तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ट्रैक्टर, थ्रेशर, हर मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो, कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत बचेगी, ठीक है ना जी। और लास्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड सीलिंग। बाबू लैंड सीलिंग क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट अ फार्मर और हिज फैमिली कैन ओन, ठीक है ना। एक फार्मर और उसकी फैमिली मैक्सिमम लैंड जितनी रख सकती है अपने नाम पर, उसे बोलते हैं लैंड सीलिंग। बाबू सरकार ने ये लैंड सीलिंग इसलिए लगाई क्योंकि हो क्या रहा था बेटा, कुछ किसानों के हिस्से में तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जा रही थी और कुछ बेचारे लैंडलेस लेबरर रह गए थे, ठीक है ना। सिर्फ नौकरी करने वाले लेबर रह गए थे, उनके हिस्से में कोई लैंड नहीं आई। सरकार ने कहा हम ना लैंड की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रहे हैं कि मैक्सिमम लैंड कितनी हो सकती है एक फार्मर के नाम या उसकी फैमिली के नाम। मैंने बताया भी था आपको, शायद बताया था ना बेटा, इंडिया में रूल है कि मैक्सिमम एक इंसान के नाम 100 किले जमीन हो सकती है। किला एक यूनिट है बेटा जिसमें हम मेजर करते हैं लैंड को, जैसे कि हम गज में करते हैं सबसे पहले, गज के बाद हम बीघे में करते हैं, बीघे के बाद एकड़ में करते हैं, कई एकड़ होते हैं बेटा एक किले में। और मैंने आपको बताया था 100 किला इतना होता है कि आप खड़े हो जाओ एक जगह पर, आपकी आंखें भी इतनी दूर नहीं देख सकती, इतना होता है 100 किला, ठीक है ना जी। तो सरकार ने क्या किया बेटा, जिन जिन फार्मर के हिस्से में 100 किले से ज्यादा आई, वो सारी सरप्लस लैंड रिज्यूम कर ली, ले ली वापसी, और बेटा वो लैंडलेस लेबरर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि सबको कुछ ना कुछ मिले। सर कहने की बात है 100 किला जमीन पे खेती करना है एक इंसान के लिए, ट्रैक्टर ले लो, थ्रेशर ले लो, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा ऐसे ही खाली ना रह जाए, उनसे छीनी और लैंडलेस लेबरर को उनका मालिक बना दी। और अगर ये रिफॉर्म ना होते ना, कभी ग्रीन रेवोल्यूशन हो नहीं सकता था, ठीक है ना। अभी तो मैंने 4 लैंड रिफॉर्म की बात करी है, बाकी बढ़िया बढ़िया बातें तो अभी भी पेंडिंग है।
ठीक है ना जी, ये मैंने चारों उस दिन समझाई थी, लिखना शुरू करो इसको फटाफट से। मैं एनसीईआरटी से भी रीड करा चुका हूँ इसको। कर दे, 1 मिनट के लिए पॉज करियो भाई। चल बाबू लिखना फटाफट से, पहले लैंड रिफॉर्म्स हेडिंग लिखना बाबू। ऐसे एक बार ऐसे एक टेबल सी तो बनाई दो, फिर लैंड रिफॉर्म्स हेडिंग लिखो, लैंड रिफॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट लिखो। अंशिका सीधी खड़ी हो जा, इधर आ जा, फिर मैं यहाँ खड़ा करूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा पूरा सारा ले रखा है, लिखा नहीं क्या? अच्छा लो लिखो, लिखो लिखो फटाफट से। हाँ पहले तो बहुत लिख रही, तो कोई नहीं, लिखा जा रहा ठीक, नहीं तो कल घर से लिख के लाइए। बाहर ही है, टूट जाएंगे। चलो अब थोड़ा फटाफट से स्पीडी लिखना। इसे फोन को छोड़ दे। लिखते चलो फटाफट से।
करो जी, फटाफट से नोट डाउन करो। लो, बस सामने देखना आप। बाबू, पहले लिखना चाहोगे समझना, बस ये बता दो। ओह, लिखना समझना एक तरफ आ जाओ। लिखोगे क्या पहले? चलो पहले टेक्निकल रिफॉर्म फिर लिखो, फिर मैं ये दोनों इकट्ठे समझाऊंगा, लेकिन ये लिखने के बाद ये दोनों समझाऊंगा, ये बाद में लिखवाऊंगा, सारा नहीं, क्योंकि ऐसे तो बोरिंग हो जाता है, दिन बिल्कुल सिर्फ लिखे ही जा रहे हो। हैं? हैं? आज सारा लिखवा दूं? चलो ऐसा कर लो, या तुम फायदा सोच रहे यार, मैं उनका नुकसान कराना चाह रहा जो छुट्टी कर रहे, तुम फायदा ही सोची जा रहे हो उनका। उन्होंने क्या करना है, तुम्हारी कॉपी मांगनी है, लिख के साइड करना है, उन्होंने वीडियो देखनी भी नहीं। चलो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, चलो लिखो। लिखो लिखो, हेडिंग लिखो, टेक्निकल रिफॉर्म्स। एक चीज और बेटा, मूवी का प्लान बन रहा है, मुझे नहीं अभी पता पक्का बनेगा कि नहीं। 70% के आसपास रेटिंग है, 72% के आसपास, अगर कुछ अच्छी हुई तो चलेंगे सारे। और हाँ, देखो मैं बाहर जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर मूवी जाएंगे तो सारे जाएंगे, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा बैच का। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। अच्छा हाँ, देख आते हैं। हाँ तू बोल, मैं लिखता हूँ। तू बोल फटाफट से, मैं लिखता हूँ। भाई बहुत बहुत मेहनत लगती है इसको रटने में, ठीक है ना, मैंने पहले साल ही सब खा मारा था। सब छोड़ता नहीं मैं कुछ भी। भाई मैटर तो एक बार तो रटना ही पड़ता है, लिखेगा लिखूंगा कैसे इसको।
बनया देख लिया। क्या क्या बस? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ पर भाई? रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर। लिखते चलो, अभी तो जनरल रिफॉर्म रहते हैं। ओए, ये तो बहुत टाइम है, दो चार हेडिंग लिखेंगे बस, ज्यादा नहीं। पहले समझा दूं? मैं नहीं तुम्हारी सुन रहा, मैं तो अपने दिल की सुनूंगा। चलो, साइंटिफिक स्ट्रेस हैड बीन लेड ऑन, हेड HAD। थोड़ा गड़बड़ हो गया था, फिर मैंने जबरदस्ती उसका H बना दिया। चलो, इधर आगे हो जा, हाथ ऊपर कर ले, हाथ ऊपर कर ले, एक टांग ऐसे, एक टांग ऊपर करके खड़ी हो जा। ठीक, चलो जी। बाबू समझा दूं फटाफट से, 5 मिनट में? अरे 5 मिनट समझा रहा, छुट्टी, 5 मिनट। अरे लिखो यार, क्या लिख के अरे बना रहे? कार्तिक पोस्ट कर भाई, ये लिखने दे फिर। लो बाबू, बाबू समझते हैं टेक्निकल रिफॉर्म, बस 5 मिनट का है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात। तुम्हें किसान बना दूंगा मैं, जैसे मैं बनूंगा वैसे ही तुम्हें बना दूंगा। लो बाबू, अब टेक्निकली क्या चेंजेस करे गवर्नमेंट ने, ये समझ लो। 2 मिनट के लिए बस सामने देखो सर, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है सच में। बाबू शुरू की 3 हेडिंग बिल्कुल साथ साथ समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अच्छा एक बात बताओ, पास में कभी ना कभी ये टर्म तो सुनी है ना, HYV सीड्स की बात सुनी है कहीं? क्या होते हैं HYV सीड्स? चाटा मार दूंगा, फुल फॉर्म बताने को नहीं कहा किसी ने, कुछ भी। HYV सीड्स सर
सेम लैंड पे प्रोडक्टिविटी डबल ट्रिपल कर देते हैं HYV सीड्स, यही तो होते हैं HYV सीड्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ बातें नहीं सुननी है आपने, ये पता नहीं होंगी आपको। बाबू देखो, खाली HYV टेक्नोलॉजी में HYV सीड्स नहीं आते। HYV टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो खाली HYV सीड्स नहीं आते, और अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे सिर्फ, तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है ना, ये भ्रम है अगर किसी को लगता है कि सिर्फ HYV सीड्स डालें और प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। बल्कि क्या होता है बेटा, कीड़े लग जाते हैं आपकी क्रॉप में। HYV टेक्नोलॉजी में तीनों चीजों का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। HYV सीड्स भी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए, और HYV सीड्स जब आप इस्तेमाल करते हो क्रॉप में, तो उसमें डिजीजेस और इंसेक्ट के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बिना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के भी वो वर्क नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट ने किस पे जोर दिया? गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर दिया इन तीनों चीज़ों के। ठीक है ना जी। अगर मैं HYV सीड्स की बात करूं तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन सरकार ने एस्टैब्लिश करी, जो फ्री में बांटेगी बेटा HYV सीड्स को। ठीक है ना। आपको ये भी बता देता हूं, HYV टेक्नोलॉजी महंगी टेक्नोलॉजी है, और इंडिया के जो बल्क ऑफ द फार्मर्स थे बेटा, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, तो हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था HYV टेक्नोलॉजी का। गवर्नमेंट से जितना बन रहा था गवर्नमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट भी हर किसी को नहीं दे पा रही थी। ठीक है ना जी। ये तो बात है यूज ऑफ HYV सीड्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सर सुनने में तो बहुत खराब लगता है ना केमिकल फर्टिलाइजर वर्ड, है ना, बेकार होती है ना केमिकल फर्टिलाइजर, ये अच्छा होता है। अच्छा, आप कैसा खाना पसंद करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर में पकी हुई चीज खाना पसंद करते हैं? सर वैसे एक बात बताऊं, देखो बड़ी ये ना मिथ है जो आपके दिमाग में डाला गया है। ठीक है ना, किसी भी चीज का इस्तेमाल ना अच्छा या बुरा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करते हो। अब सरकार ने तो लिमिट में कहा था, वो लोगों ने अनलिमिटेड शुरू कर दिया, चक्कर में वो बहुत खराब हो गया। ठीक है ना, केमिकल फर्टिलाइजर भी हमारी बॉडी को इतना खराब नहीं करते अगर वो एक लिमिट में इस्तेमाल किए जाए। लेकिन बेटा जब हमारे सामने ये चीजें सुनने में आती हैं कि बेटा 1 फुट की लौकी इंजेक्शन लगाया, अगले दिन 3 फुट की हो गई और बेच दी मार्केट में, ठीक सर, ऐसा नहीं है कि मैंने सुना होगा, सबने सुना हुआ है। ठीक है ना बेटा, सारे फ्रूट्स के साथ आज की तारीख में ये होता है, सारी वेजिटेबल के साथ ये होता है। सर यही तो गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, सरकार ने कहा था एक लिमिट में इस्तेमाल करो, और बता रहा हूं बेटा अगेन, खाली लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। टेक्निकल रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। HYV सीड्स फ्री बांटे सरकार ने, फिर केमिकल फर्टिलाइजर भी फ्री बांटे, इसकी क्वांटिटी भी गिवन है। 2015-16 तक 267.5 लाख टन फ्री बांटे हैं बेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी। फिर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की बात कर लें बेटा, क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी में बेटा इंसेक्ट्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सरकार ने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के भी इस्तेमाल पर जोर दिया, और बेटा 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेटअप की है, जो बेटा बीमारियां के ऊपर रिसर्च करते थे, जो बताते थे बेटा किसानों को कि ये बीमारी लग जाने पर, ये कीड़ा लग जाने पर कैसे उसको खत्म किया जा सकता है। 14 ऐसे इंस्टीट्यूशन सरकार ने एस्टैब्लिश करे। और बेटा आज की तारीख में आप देखते हो, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मच्छर पैदा होएगा, तो आपकी जो काउंसलर्स हैं, जो पार्षद हैं बेटा एरिया के, वो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करते हैं बेटा अपने अपने एरियाज में। आती है ना मशीनरी बहुत सारी, ठीक है ना बेटा, जो मच्छर मारते हैं वो खैर वो उसमें भी बहुत घोच है, कभी बताऊंगा किसी ने, उसमें भी बहुत माल गबन कर जाते हैं ये। सर सेम प्रोग्राम जो क्रॉप पर डिजीजेज हो रही थी उसको खत्म करने के लिए सरकार ने रन करे थे उस टाइम पर, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम ही बोलते थे इसको भी। ठीक है ना, लेकिन वो क्रॉप की डिजीज के लिए थे कि क्रॉप पे डिजीज ना लगे। क्लियर है बात? 3 बातें। और लास्ट वन, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बाबू आपको पता है पुराना किसान क्या करता था और नए किसान में कितना डिफरेंस आ गया था? ठीक है ना, पुराना किसान क्या करता था, एक क्रॉप उगाता था बेटा 8
महीने की, 6 महीने की, और बेटा बाकी सारा सीजन खाली बैठता था। उसको लगता था एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, मैं 6 महीने काम करूं, 7 महीने की क्रॉप करूं, 5 महीने खाली बैठ जाऊं। लेकिन बेटा बता देता हूं, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया। 23 यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई कि वो सिर्फ रिसर्च करें एग्रीकल्चर पे, और सरकार ने गाइड करना शुरू करा कि जरूरी नहीं है कि आप ये 5 महीने खाली बैठो, आप 2 क्रॉप भी उगा सकते हो। और क्रॉप की फर्टिलिटी देखो क्या होता था, एक टर्म बोली जाती है एग्रीकल्चरिस्ट की लैंग्वेज में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो क्या करते थे बेटा, 5 महीने अपने खेतों को ना खाली छोड़ते थे और 7 महीने का क्रॉप सीजन करते थे। उनको ये भ्रम था कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी गेन करती है, ऐसे करती भी थी, लेकिन उनको सिर्फ लगता था कि सिर्फ ऐसे ही सॉइल फर्टिलिटी गेन कर सकती है। सर बहुत सारी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया ये इकलौता तरीका नहीं है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हो तो सॉइल के प्रिपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। दूसरी बात, उनको यह भी बताया गया कि अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हो तो भी सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। यानी कि अगर आपने एक 6 और 7 महीने की क्रॉप उगा ली, मान लो व्हीट, राइस, 6-7 महीने के क्रॉप सीजन है इनके, तो उन्हें बोलते हैं उसके बाद 3 महीने का कोई पल्स का सीजन कर लो। दालें 3 महीने में उग जाती हैं। तो उनको यही समझाया जाता था कि आप क्रॉप रोटेशन करो, ना तो कभी सॉइल फर्टिलिटी लूज करेगी अपनी, ना ही कभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जरूरत होगी अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करोगे। इससे आपको डबल ट्रिपल इनकम होगी और देश का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब चीजें बताई गई साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये थे टेक्निकल रिफॉर्म। आधे किसान तैयार हो गए, आधे रह गए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय।